व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, पहले तो आप सभी लोग से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि वीडियो काफ़ी लेट डल रही है। वेल यहाँ पर दोस्तों थोड़ी दिक्कत आ गई थी, इस वजह से वीडियो डालने में थोड़ी देरी हो रही है। अब से वीडियो रेगुलर डलेगी। तो चलिए आज की मूवी के बारे में बात करते हैं। आज की मूवी जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है बैड समार्टियन। तो दोस्तों ये कहानी दो चोरों की है, जिसमें एक चोर एक बार एक अमीर आदमी के घर चोरी करने जाता है, लेकिन उस घर में उसे कुछ ऐसा दिख जाता है जिसे वो अपने दिमाग से कभी भी निकाल नहीं पाता, और बाद में वही चीज़ उसकी काफ़ी बुरी हालत कर देती है। अब वो क्या चीज़ है और उससे वो कैसे बचता है, इसके लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें शॉन नाम का लड़का दिखाया जाता है। वो एक फ़ोटो एडिट करने का काम करता है, फोटोग्राफर बोल सकते हैं उसको। शॉन अपने घर वालों की नज़र में एक फ़ोटोग्राफर होता है, लेकिन उसका असली काम जो है वो बड़ी बड़ी चोरियाँ करना है। वहीं पर हम रिलाय नाम की एक लड़की को भी देखते हैं जो कि शॉन के घर आती है। वो असल में उसकी गर्लफ्रेंड होती है और वो दोनों कुछ प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हैं। फिर रिलाय अपनी शर्ट उतारने लगती है और उसे ऐसा करते शॉन कैमरे से उसकी पिक्स लेने लगता है। रिलाय उसे मना करती है कि ऐसा मत करो, लेकिन शॉन कहता है कि ये उसका पर्सनल कैमरा है, उसकी इजाज़त के बिना ये किसी को कोई भी इसे छू नहीं सकता। अब दोस्तों यहाँ पे ये बोल के उसकी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खींचता है, इंटीमेट फ़ोटोज़ खींचता है। अब इसके बाद हम शॉन की मॉम और डैड को देखते हैं जो कि उसके घर से थोड़ी दूर पर रहते हैं। शॉन की मॉम का आज बर्थडे होता है और वो अपनी चोरी की हुई चीज़ों में से एक डायमंड की रिंग उन्हें दे देता है। इतनी महंगी रिंग देखकर उसके डैड उसे पूछते हैं कि तुम तो इतना नहीं कमाते, फिर इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास। तो शॉन बहाना मार देता है कि उसने अपनी सेविंग से पैसे ये गिफ्ट करा है। अब इसके बाद दोस्तों शॉन के दोस्त को हम देखते हैं जिसका नाम है डेरेक। वो भी शॉन की तरह एक चोर है और ये दोनों मिल के ही चोरी करते हैं। अब रात हो जाती है दोस्तों, ये दोनों एक होटल के बाहर अपनी कार पार्किंग के काम पर लग जाते हैं। ये दोनों लोगों की कार को पार्क करने के बहाने उनसे ले लेते थे और उसकी कार से उनके घर में जाके चोरी करते थे। तो आज भी दोस्तों ये लोग यही करने वाले थे। थोड़ी देर में यहाँ पर एक फैमिली आती है जो कि दिखने में काफ़ी अमीर होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शॉन और डेरेक दोनों लड़ने लगते हैं कि वो कार को पार्क करने के लिए कौन जाएगा, लेकिन डेरेक शॉन को धक्का मार के उस कार में बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद शॉन डेरेक को कॉल करके उस घर में जाने को मना करता है। वो बोलता है कि वो लोग काफ़ी अच्छे हैं, हमें वहाँ चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन डेरेक नहीं मानता और वो वहाँ उस आदमी के घर पहुँच जाता है जो कि होटल में आया था। डेरेक उस घर का सारा कीमती सामान चुरा लेता है, लेकिन शायद उसका मिशन सक्सेसफुल नहीं होने वाला था, क्योंकि आज उस घर में एक कुत्ता बंधा होता है और वो उसके पीछे पड़ जाता है। उसे मजबूरन दोस्तों यहाँ पे सारा सामान छोड़कर वहाँ से भागना पड़ता है। उसे वापस रेस्टोरेंट में आना पड़ता है और बारी आती है शॉन की। और इस बार रेस्टोरेंट के बाहर एक बहुत ही महंगी कार आके खड़ी होती है, जिसमें से एक आदमी बाहर निकलता है और इसका नाम होता है केल एंड्रिच। केल एक बिलियनर होता है दोस्तों, वो दिमाग से थोड़ा सनकी होता है। तो शॉन से कहता है कि कार को अपनी दादा की जागीर मत समझना, सीधे पार्क कर देना और घूमना मत जाना। फिर वो अंदर डिनर करने चला जाता है और डेरेक शॉन को देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि आज वो काफ़ी अमीर आदमी के घर चोरी करने वाले थे। अब शॉन तुरंत ही कार में लगे मैप की मदद से उसके घर पहुँच जाता है और घर में घुसने से पहले तो वो अंदर चारों तरफ देखता है जहाँ उसे कोई नहीं दिखता। पूरे घर की लाइट्स भी ऑफ होती है, लेकिन वहाँ शॉन को एक टेबल दिखता है जिसपे उसे काफ़ी सारे लेटर्स होते हैं। जब वो उन लेटर्स को खोलता है तो उसमें एक क्रेडिट कार्ड उसे मिलता है। वो टाइम डेरेक को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसे एक क्रेडिट कार्ड मिला है। ये सुन के डेरेक कहता है कि आज हम अमीर होने वाले हैं, लेकिन ये कार्ड सिर्फ उस आदमी के फ़ोन से ओपन हो सकता है। तो डेरेक कहता है कि ये अमीर आदमी अपना सारा काम अपने फ़ोन से करता है, तुम्हें उसके घर में उसका फ़ोन चेक करना पड़ेगा, सब कुछ उसी में होगा। शॉन को उसका फ़ोन उसके बेडरूम में मिल जाता है दोस्तों। फ़ौरन ही उस क्रेडिट कार्ड फ़ोन की मदद से उसे एक्टिवेट कर देता है। अब इनका काम हो गया था और इनको आज अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे। अब शॉन यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन जाते ही उसकी नज़र एक रूम पे पड़ती है जिसके गेट पे एक ताला लगा होता है। ये बात वो डेरेक को बताता है, तो डेरेक उससे कहता है कि शायद उसमें कोई कीमती चीज़ हो सकती है, तभी उसमें लॉक लगा हुआ है। डेरेक शॉन को काफ़ी उकसाता है कि वो गेट का लॉक तोड़ दे, लेकिन शॉन मना करता है। वो बोलता है कि ज़्यादा लालच अच्छी बात नहीं है, लेकिन डेरेक के इतने उकसाने की वजह से वो लॉक को खोल लेता है और दरवाजे खुलने में उसे वहाँ एक ओपन कंप्यूटर मिलता है। ये बेसिकली एक ऑफिस रूम होता है दोस्तों, और उसके बगल में उसे एक चेकबुक मिलती है जिसमें सिर्फ एक ही चेक होता है। वो उस चेकबुक की फ़ोटो लेने के लिए फ़ोन निकालता है और फ़ोटो क्लिक करता है, लेकिन जैसे ही फ्लैश ऑन होता है उसे कंप्यूटर के पीछे एक लड़की बंधी हुई मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी हालत काफ़ी बुरी होती है, जिसे देख के ऐसा लग रहा था कि मानो उसे काफ़ी सालों से यहाँ बांधा हुआ है। शॉन काफ़ी हिम्मत करके उस लड़की के पास जाता है और उसके मुँह पर रखी ग्रिप को हटाता है, जिसके बाद वो लड़की शॉन से मदद मांगती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज़ मेरी मदद करो। शॉन को उस लड़की पर दया आ जाती है और वो उसकी जंजीरों को खोलने लग जाता है।
लेकिन उसे वो लॉक नहीं खुल पाता। तो वो लड़की बताती है कि इसकी चाबी उस आदमी के गले में है, तुम्हें इसे काटने के लिए कुछ लाना होगा। तभी शॉन को ध्यान आता है कि पार्किंग में कुछ टूल्स रखे हुए हैं और वो उसे लेने के लिए जाने लगता है। लेकिन जाते जाते वो लड़की उससे कहती है कि लाइट्स बंद कर दो और उसकी जो पट्टी है वो दोबारा लगा दो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केल अब डिनर करके बाहर आ गया और वो डेरेक से कहता है कि मेरी कार लेके आओ। डेरेक उसे देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसे बोलता है कि इस कपल के बाद आपकी गाड़ी लेके मैं आ जाऊँगा, और वो फ़ौरन उस कार को छोड़ने जाता है। वहीं से दोस्तों शॉन को कॉल लगाता है और उसे बताता है कि तुम कहाँ पर हो। केल अपनी कार लेने के लिए आ गया है। शॉन उसे कहता है कि मैं तुम्हें अभी फ़ोन पर कुछ नहीं बता सकता, मैं एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में हूँ, और ये बोल के वो फ़ोन काट देता है और पार्किंग में चला जाता है। और तभी शॉन को वहाँ पर एक रूम दिखता है जिसमें काफ़ी सारे केमिकल और अजीब तरह की मशीन रखी हुई है और एक बेड भी होता है। अब इन सब चीज़ों को देख के ऐसा लग रहा था कि ये आदमी सच में पूरी तरह से पागल है और वो इस काम को काफ़ी टाइम से करता आ रहा है। वो लड़कियों को पकड़कर उनके साथ इतना बुरा बर्ताव करता है, उनके साथ गलत काम करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि केल ने अपने फ़ोन से उस कैमरे को एक्सेस कर लिया है। मतलब वो अपने फ़ोन में जिस लड़की को उसने बांध रखा है वो उसके फ़ोन से कैमरा उसका जुड़ा हुआ है, और वो उस कैमरे को ऑन करके देखता है तो वहाँ पर उसे सब कुछ सही सलामत दिखता है। और तभी शॉन भी टूल लेके ऊपर आ जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उस रूम की लाइट ऑन हो गई है। तो उसे भी पता चल जाता है कि मालिक ने कैमरे को कनेक्ट कर लिया है, और वो रूम के बाहर से उस लड़की को सॉरी बोलता है क्योंकि वो उसकी मदद नहीं कर पाएगा, और वहाँ से उस कार को लेके वो जाने लगता है। जब वो उस होटल के करीब पहुँचता है तो देखता है कि उसने उस टूल को उसी कार में रख लिया है। वो फ़ौरन ही उस कार में छुपा देता है। अब इसके बाद केल अपनी कार लेके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन यहाँ शॉन काफ़ी डरा हुआ और सहमा हुआ होता है। वो फ़ौरन उस लड़की के बारे में डेरेक को बताता है और बोलता है कि अब मैं पुलिस को फ़ोन करने वाला हूँ उस आदमी की कंप्लेन करने के लिए। लेकिन यहाँ डेरेक उसे मना करता है और कहता है कि अगर तुमने पुलिस को फ़ोन किया तो हम पकड़े जाएंगे, तुम्हारा नंबर भी उनमें चला जाएगा, और इसलिए तुम्हें पब्लिक फ़ोन से फ़ोन करना चाहिए। शॉन ऐसे ही करता है, वो पुलिस को कॉल लगाता है और सब कुछ बताता है उन्हें उस आदमी के बारे में, और उस लड़की के बारे में भी उन सभी कुछ चीज़ों को बताता है। और जाते जाते शॉन डेरेक से बोलता है कि आज के बाद मैं ये चोरी चकारी का काम नहीं करूँगा, मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। और दूसरी तरफ हम केल अपने घर पहुँच जाता है और सबसे पहले वो उस रूम में जाता है। उसे वहाँ सब कुछ नॉर्मल लगता है। फिर वो अपने बेडरूम में जाता है जहाँ उसे फ़ोन पर नंबर डायल किया हुआ मिलता है। वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, उसके घर पर कोई घुसा था। इधर शॉन अपने दिमाग से उस लड़की को निकाल नहीं पा रहा था, इसलिए वो कार लेके केल के घर के पास जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे वहाँ पुलिस की कार दिखती है जो कि शॉन ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था दोस्तों। तो ये देख के शॉन को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। उसे लगता है कि शायद अब उस लड़की की जान बच जाएगी। वो पुलिस वाले केल को बाहर बुलाते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि केल की एक गर्लफ्रेंड भी है, और वो उन दोनों से पूछताछ करते हैं। लेकिन उन्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलता जिससे कि वो उसे अरेस्ट कर सकें, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब ये सब देखकर शॉन काफ़ी निराश हो जाता है। उसी टाइम वो डेरेक को मैसेज करता है कि जल्दी से मेरे भेजे हुए एड्रेस पे आ जाओ। केल की नज़र शॉन की कार पे पड़ती है और वो सोचता है कि ये इतनी पुरानी कार हमारे एरिया में क्या कर रही है, और वो उस कार के पास जाने लगता है। कार के करीब आते देखकर शॉन कार में छुप जाता है और तब तक छुपा रहता है जब तक वो चला नहीं जाता। अब डेरेक भी यहाँ पर पहुँच जाता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जैसे ही केल बाहर जाएगा वो उस घर में घुसेंगे और लड़की को बचा लेंगे। अब थोड़ी देर बाद केल अपनी कार से यहाँ से कहीं बाहर जाने लगता है, और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर दोनों घर के पीछे से विंडो से अंदर घुस जाते हैं और उस रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि केल पुलिस को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि मेरे पड़ोस के घर में कुछ चोर घुस गए हैं, वहाँ जल्दी से जाओ। ये एक्चुअल में दोस्तों केल की एक चाल होती है। केल बहुत ही ज़्यादा चालाक होता है। उसे कार देखकर शॉन पर शक हो गया था। अब शॉन और डेरेक उसी रूम में पहुँचते हैं और पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि केल ने पूरा रूम ही चेंज कर दिया था दोस्तों। उसमें उस लड़की को भी यहाँ से निकाल लिया था और रूम को पूरी तरह से बदल दिया था। अब इससे पहले कि ये दोनों कुछ समझ पाते, वहाँ पर पुलिस आ जाती है और इन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। और इधर हम केल को देखते हैं जिसने उस लड़की को अपनी कार में छुपा लिया था और उसे कहीं और ले जा रहा था, जो अपनी जान बचा के एक पार्किंग एरिया में पहुँचते हैं। और वहाँ शॉन डेरेक से कहता है कि मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो। तो डेरेक उसे बोलता है कि तुम पागल हो गए हो, पुलिस तुम्हें और मुझे दोनों को पकड़ लेगी और जेल में डाल देगी। मैं जेल नहीं जाना चाहता। अगर तुम्हें इतनी ही मदद करनी है उस लड़की की तो तुम जाओ अकेले।
फिर शॉन वहाँ से बोलते हुए चला जाता है कि मैं तुम्हारा नाम पुलिस को नहीं बताऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि केल उस लड़की को लेके एक बर्फीली जगह पे जा रहा है। थोड़ी देर बाद वो अपनी कार से एक सुनसान जगह पर रुकता है जहाँ पे सिर्फ जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही होती है। केल उस लड़की से कहता है कि ये काफ़ी खास जगह है, यहाँ पे मैं बहुत कम ही लोगों को लाता हूँ और जब मुझे तुम जैसी लड़की का शिकार करना हो तब मैं उसे यहाँ लाता हूँ, तुम काफ़ी खास हो। फिर वो गाड़ी से उतारता है और उस घर की लाइट्स को ऑन करता है, घर के अंदर ले जाता है और बोलता है कि अब तुम्हें इन जंजीरों की ज़रूरत नहीं है। वो लड़की कहती है कि अब मैं नहीं चिल्लाऊंगी, तो केल उसे एक बेल्ट दिखाता है जिसमें तेज़ आवाज़ करने पे करंट लगता है। वही बेल्ट वो उसके गले में डाल देता है। मतलब ये आदमी इस लड़की को इंसान नहीं जानवर समझ रहा था दोस्तों। फिर केल वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लड़की उसे पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो केल उससे कहता है कि तुम्हारी बॉडी एक पिरामिड की तरह है, मुझे तुम्हारी बदन को, तुम्हारी बॉडी को देखना अच्छा लगता है। मतलब एक तरह का साइको बोल सकते हैं दोस्तों इसको। अब इसके बाद वो साइड में रखी एक जेल की तरफ देखता है और उसे कहता है कि अब तुम आज़ाद हो। लेकिन ये कैसी आज़ादी है। वो उसे जेल में बंद कर देता है और उसकी चाबी अपने गले में डाल लेता है। इस जेल की दीवारों को देख के वो लड़की समझ जाती है कि यहाँ उससे भी पहले काफ़ी लड़कियों को लाया गया है। अब इसके बाद शॉन जो कि पुलिस स्टेशन पहुँच चुका है और ऑफिसर को सब कुछ बताता है। ये भी बता देता है कि वो केल के घर बाहर चोरी करने गया था और उसकी बातें सुन के वो ऑफिसर केल की घर की तलाशी लेने जाता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता और वापस आना पड़ता है। लेकिन शॉन उसे दोबारा समझाता है और बोलता है कि मुझे मिसिंग लड़कियों की रिपोर्ट दिखाओ। तो वो ऑफिसर कहता है कि ये मेरे हाथ में नहीं है, इसके लिए तो मैं FBI के पास जाना होगा। और अगली सुबह हम केल को देखते हैं जो अपने फ़ोन पे उस दिन की चोरी की वीडियो देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि ये उन दोनों लड़कों का काम है, तो वो उसके घर के बाहर खड़ी शॉन की कार के पास जाता है और उसमें चुपके से एक GPS लगा देता है। अब वहीं पे शॉन FBI के पास पहुंच जाता है और उस लड़की की फ़ोटो दिखाता है, उसके बारे में सब कुछ बताता है। तो लेडी ऑफिसर उससे कहती है कि तुम परेशान मत हो, हमें इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना होगा और अगर वो खतरे में है तो हम उसे बचा लेंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। शॉन गुस्से में बाहर आ जाता है क्योंकि उसके बात कोई सही से नहीं सुन रहा था। वो अपनी गाड़ी को ठोकर मारता है और ये सब केल वहीं पीछे से खड़े होकर देख रहा था। केल उसका पीछा करता है और उसके घर तक पहुंच जाता है। जब शॉन नहा रहा होता है तो केल उसके घर में घुस जाता है और उसके कंप्यूटर में सारी चीज़ें एक पेन ड्राइव में डाल लेता है। उसके पासवर्ड, उसकी जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं, सब कुछ वो अपने पास ले लेता है। साथ में उसकी गर्लफ्रेंड की जो इंटीमेट पिक भी होती है जो कि उसके कैमरा में थी, वो भी ले लेता है। अब वो एक फ़ाइल उसके कंप्यूटर में डाल देता है जिसमें उस लड़की के बारे में सारी जानकारियाँ होती है, जिसे अगर FBI उस लड़की को ढूंढे तो वो शॉन उसमें फंस जाए और बड़ी चालाकी से यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ FBI को उस लड़की की डिटेल मिल जाती है और वो किसी से उस केस की हार्ड ड्राइव मंगवाती है। तभी हम केल और उस लड़की को देखते हैं जो कि एक साथ खाना खा रहे होते हैं और खाना ख़त्म होने के बाद वो दोबारा उसी जेल में खुद ही चली जाती है और गेट बंद कर लेती है। ये दिखाता है कि दोस्तों ये लड़की कितना ज़्यादा डरती है केल से, केल कितना ज़्यादा साइको है। अब इसके बाद केल शॉन की फेसबुक ID ओपन करता है क्योंकि उसने उसके लैपटॉप से सारे पासवर्ड वगैरह निकाल लिए थे और उसमें वो रिलाई की सारी जो इंटीमेट फ़ोटोज़ होती हैं वो अपलोड कर देता है और उसके साथ लिखता है कि इट्स ओवर। अब अगले दिन हम रिलाई के कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ पे उसके साइड में बैठे दो लड़कों के पास रिलाई की पिक आती है और थोड़ी देर में पूरे क्लासरूम में बैठे सभी लोगों के पास वो इंटीमेट पिक पहुँच जाती है। ये फ़ोटो वायरल हो जाती है और ये सब देख के वो अपने क्लासरूम से उठ के चली जाती है। अब जब इस इंसिडेंट के बारे में शॉन को पता चलता है तो वो रिलाई से मिलने जाता है, लेकिन वो काफ़ी गुस्से में होती है। वो वहाँ से उसे भगा देती है और उसकी बात भी नहीं सुनती। जब वो वापस अपनी कार के पास आता है तो वो देखता है कि उसकी कार के शीशे किसी ने तोड़ दिए हैं और तभी वहाँ एक कार उसे टक्कर मारने वाली होती है, लेकिन शॉन खुद को बचा लेता है। इसके बाद शॉन के पास एक कॉल आता है जो कि केल का होता है। वो उसे धमकी देता है और बोलता है कि अब वो उसकी लाइफ और बदतर बना देगा, वो उसकी लाइफ जेल जैसी बना देगा। इसके बाद शॉन का बुरा टाइम शुरू होना चालू हो जाता है दोस्तों। केल ने अपनी पावर से शॉन की जो डैड की जॉब थी वो भी उसे निकलवा दी थी, उन्हें फायर करवा दिया था। साथ में उसकी मॉम पर उसने झूठा केस भी करवा दिया था जिसकी वजह से उनकी जॉब भी चली गई थी। ये सब देखकर शॉन काफ़ी गुस्से में आता है और समझ जाता है कि ये सब कौन कर रहा है। वो अपने डैड की ट्रक लेके वहाँ से चला जाता है। वहीं हम रिलाई को देखते हैं जो अपनी दोस्त से अपनी परेशानी को बता रही होती है और फिर वहाँ से उठ के जाने लगती है, लेकिन वो अपना फ़ोन वहीं छोड़ जाती है। जब उसकी क्लासमेट उसका फ़ोन देने जाती है तो वहाँ देखती है कि रिलाई को एक आदमी काफ़ी बुरी तरह से मार रहा है और ये काम भी किसी और का नहीं बल्कि केल का होता है। और यहाँ पर तुरंत ही उसकी क्लासमेट रिलाई को हॉस्पिटल ले जाती है और एडमिट करवाती है। इधर शॉन अपने रूम में पहुँचता है और वहाँ अपने कंप्यूटर में उस चेकबुक की फ़ोटो को फ़िल्टर करता है और बाद में उसे
उसे एक एड्रेस मिलता है। ये वही एड्रेस होता है जहाँ पे केल ने उस लड़की को छुपाया था। अब इधर FBI को उस लड़की के बारे में और जानकारी पता चल जाती है और वो उसके बारे में और चीज़ें ढूंढने लगते हैं। उन्हें केल के बारे में भी पता चलता है और वो ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर से इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का परमिशन मांगती है, जो उन्हें मिल जाती है। इधर शॉन को एक और बुरी खबर के बारे में पता चलता है कि रिलाय को किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मारा है। तो वो हॉस्पिटल में शॉन तुरंत ही उससे मिलने जाता है और सब कुछ उसे सच सच बता देता है। लेकिन दोस्तों अब रिलाय उस पर भरोसा नहीं करती, वो उसे वहाँ से गुस्से में जाने को कहती है। शॉन उदास होकर वहाँ से निकल जाता है। जब वो रास्ते में होता है तो वो डेरेक को कॉल लगाता है और उसे बताता है कि उस आदमी की वजह से मेरे घर में सबकी जॉब चली गई है और मेरी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद होती जा रही है। उसकी वजह से रिलाय हॉस्पिटल में भी है। डेरेक ये सुनते हुए अपने घर में एंटर होता है, लेकिन तभी डेरेक की उंगली गलती से उसके फ़ोन पे लग जाती है और वो वीडियो कॉल पे दब जाती है। शॉन उसे कहता है कि वो ड्राइव कर रहा है, वो अभी वीडियो कॉल नहीं बात कर सकता और डेरेक उसे कुछ और बताता है कि तब तक उस पर वहाँ पर हमला हो जाता है और ये हमला भी केल ने किया था। इन दोनों के बीच में काफ़ी तगड़ी लड़ाई होती है, लेकिन केल लास्ट में डेरेक को बेहोश कर देता है और इतना करके वो खुश नहीं था दोस्तों, वो डेरेक को जान से मार देता है और ये सब शॉन फ़ोन से सुन रहा था। केल डेरेक का फ़ोन उठाता है तो तभी शॉन बड़ी चालाकी से उसका फेस दिख जाता है और वो स्क्रीनशॉट ले लेता है। इस बात से केल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस फ़ोन को तोड़ देता है। अब शॉन भागते हुए डेरेक के घर पे पहुंचता है, लेकिन तब तक वहाँ पुलिस पहुंच चुकी थी और शॉन घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे रोक लेती है। वो हुए केल के घर की तरफ जाता है और वहाँ विंडो से अंदर घुस जाता है। शॉन यहाँ इसलिए आया था ताकि उसे कोई सबूत मिल सके केल के खिलाफ। केल भी दोस्तों यहाँ पर बहुत ही चालाक होता है, उसने सारे घर को खाली कर दिया था। तभी हम घर की सारी लाइट्स को ऑन होते हुए दिखते हैं, गेट्स भी लॉक हो जाते हैं और साथ में गैस भी ऑन हो जाती है। ये केल का एक प्लान होता है शॉन को घर के साथ उड़ा देने का। ये सारी चीज़ें केल अपने फ़ोन से कर रहा होता है और अचानक से दोस्तों सारी लाइट ऑफ हो जाती है। तभी शॉन को एक ट्यून सुनाई देती है जो कि उस तरफ बढ़ता है जब शॉन उस ट्यून की तरफ बढ़ता है तो वहाँ पर उसे बम चिकी बम बम दिखता है जो कि 40 सेकेंड में फट जाएगा। ये देख के फ़ौरन ही वो पार्किंग की तरफ भागता है और केल की कार स्टार्ट करके गेट तोड़ के यहाँ से भाग जाता है। ये सीन देख के मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जब केल को घर को उड़ाना ही था तो भाई कार क्यों छोड़ी थी शॉन को भागने के लिए। मतलब इस फिल्म के डायरेक्टर को मैं बोलना चाहूँगा, क्या डायरेक्टर बनेगा रे तू। गाइस अब शॉन केल की कार में लास्ट लोकेशन चेक करता है और फिर रात भर ड्राइविंग करके पनवेल वाले बीच पर पहुंच जाता है जहां पर केल ने उस लड़की को छुपा रखा था। वहीं पर हम केल को देखते हैं जिसने अपने पूरा हुलिया बदल लिया है और अपनी कार भी चेंज कर ली होती है। उसने कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लिए होते हैं और वही शहर को छोड़ के जाने का प्लान बना रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि FBI वालों ने केल की लास्ट लोकेशन भी पता लगा ली होती है और उन्हें अब केल की सारी हकीकत भी पता चल जाती है। वो अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पे पहुंचने के लिए निकल जाते हैं और वहीं केल एक गड्ढे को ओपन कर रहा होता है। मतलब वो उस लड़की को मारने वाला है और इस लड़की को इसी गड्ढे में दफनाने वाला है। लेकिन तब तक वहाँ पर शॉन पहुँच जाता है और वहीं हम देखते हैं कि FBI की टीम भी वहाँ पहुँचने वाली होती है और एक कार में बैठी एक लेडी ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर से केल के बारे में बताती है। वो बताती है कि ये काफ़ी अजीब तरह का इंसान है, इसके डैड एक बिलियनर है, एक अरबपति है और इसके बचपन में केल ने अपनी 3 घोड़ों को गोली मार दी थी और ऐसा करते हुए उसकी बहन ने देख लिया था। उसने कहा था कि वो ये बात डैड को बताएगी और इस वजह से उसने अपनी बहन को भी मार दिया था। तब ये दोस्तों सिर्फ 13 साल का था। तो इस बात से पता चलता है कि केल एक सनकी आदमी है। और तभी हम शॉन को देखते हैं जिसे वो घर मिल जाता है। वो वहाँ उस घर की विंडो पर देखता है जहाँ उसे वो लड़की मिल जाती है। वो उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूँगा। लेकिन तभी पीछे से केल आ जाता है और उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। उसे इतनी बुरी तरह से मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। अब केल उस लड़की को लेके उस गड्ढे के पास जाता है और वहाँ उसे बोलता है कि तुम आज से आज़ाद हो जाओगे। वो शॉन को आवाज़ लगाता है और शॉन कहता है कि उसे जाने दो, उसकी सज़ा मुझे दे दो। केल उसे बोलता है कि इसके बाद तुम्हारा ही नंबर है, बस फ़र्क इतना है कि वो मर के दफन होगी और तुम जिंदा दफन होने वाले हो। लेकिन दोस्तों तभी वो लड़की को गोली मार देता है और शॉन देख कर बहुत ही रोने लगता है। यहाँ पर केल शॉन के पास आता है और उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। तुम एक ऐसी लड़की को बचाने आए हो जिससे कि तुम उसका नाम भी नहीं जानते, ना ही उसके बारे में कुछ जानते हो। और उसे बोलता है कि चलो कोई तो मेरी टक्कर का आज आया है। अब गाइज यहाँ पे एक चमत्कार होता है, वो लड़की अभी भी जिंदा होती है। गोली उसको लगी नहीं थी, उसकी कान को छू के निकल गई थी जिसकी वजह से वो बच गई थी। वो गड्ढे से बाहर आने की कोशिश करती है लेकिन तभी उसे वहाँ एक मरी हुई लड़की दिखती है। उसका सर दिखता है और इसके बाद हम जो देखते हैं उसमें हमें अंदाज़ा हो जाता है कि केल कितना पागल इंसान है।
उस गड्ढे में काफ़ी सारी लड़कियों की लाशें थी। केल ने मार कर वहीं दफना दिया था। वेल गाइस, वो लड़की उस गड्ढे से बाहर आ जाती है किसी तरह से और पीछे से भाग जाती है। वहीं केल शॉन से कहता है कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। लेकिन तभी शॉन की नज़र उस लड़की की ओर पड़ती है और वो मुस्कुराने लगता है। केल उसे ऐसे देख के काफ़ी शॉक हो जाता है और तभी पीछे से वो लड़की आके केल के मुंह पे एक रॉड से हमला करती है, जिससे कि वो वहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो लड़की शॉन के हाथ खोल देती है और फिर शॉन केल को और मारने लगता है, कुल्हाड़ी से बहुत ही बुरी तरह से मारता है। इसी बीच केल अचानक से गोली चला देता है और गोली की आवाज़ सुन के पुलिस अंदर घुस जाती है। और इधर हम देखते हैं कि शॉन केल को काफ़ी बुरी तरह से मारता है और मार मार के उसे बेहोश कर देता है। फिर आगे के सीन में हमें शॉन और उस लड़की को देखते हैं जो कि उसी घर से बाहर आ रहे होते हैं जहाँ पे उस लड़की को केल ने कैद किया था। तभी वहाँ पुलिस उन दोनों को रेस्क्यू करती है और फिर जब पुलिस उस घर के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर केल दिखता है, सेम उसी तरह से बंधा हुआ जैसे उसने उस लड़की को बांधा था। वो पुलिस को देख के काफ़ी चीखता है लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती, क्योंकि ये कहावत आपने सुनी होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। कोई बंदा अमीर है इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी के साथ भी बुरा कर सकता है, किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। अमीर हो या गरीब हो, सबके दोस्तों राइट होते हैं। वेल गाइस, ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।